बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आपका वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड थोड़ा सा रिलैक्स करके मंडे मॉर्निंग का आगाज़ हुआ होगा। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों के स्कूल्स में छुट्टियाँ हुई हुई हैं तो बच्चे तो रिलैक्स कर ही रहे हैं, लेकिन माँओं की ड्यूटी डबल हो गई है। बिकॉज़ एक तो नॉर्मल एक रूटीन होती है सुबह की, जब हस्बैंड बच्चे काम पे जा रहे होते हैं। ज़्यादातर मर्द हजरात को तो छुट्टियां नहीं मिली हुई, तो मर्द हजरात जॉब्स पे जा रहे हैं, ख़वातीन की वही सुबह की रूटीन है। लेकिन बच्चे अपने टाइम से जागते हैं, जब वो अपने टाइम से जागते हैं तो डबल डबल जो कहते हैं ना कि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं और हस्बैंड का काम भी चल रहा है, और फिर जो ख़वातीन साथ में जॉब करती हैं तो वो फिर काम भी कर रही हैं, सुबह की भी चीज़ें देख रही हैं। सो इट्स अ बिट क्रेजी दीज डेज़। एंड क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने वैसे ही पीक टाइम होते हैं पाकिस्तान में, इवेंट्स के, फंक्शंस के, शादियाँ, लोगों ने अगर पूरा साल डिनर्स वगैरह चीज़ें नहीं रखी होती तो इस सीज़न में रखते हैं, क्योंकि मौसम ज़रा बेहतर होता है तो वो एसी और बाकी सब चीज़ों की गर्मी के मामलात से बच जाते हैं। सो जनरली चाहे फैमिली में कोई शादी हो या ना हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बल्कि इवन नवंबर बड़े बिजी टाइम और बड़े हैवी टाइम होते हैं। अगर इंसान अपनी एक रूटीन बना ले तो उससे बड़ा मामला जो है बेहतर हो जाता है। और अगर रूटीन्स की बात करें तो बेहतरीन जो रूटीन इंसान सेट कर सकता है वो है सुबह की रूटीन। अगर आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन को सेट कर लेते हैं, अपना एक स्केड्यूल बना लेते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, तो बाकी सारा दिन आपका बहुत अच्छे और आसान अंदाज में गुजरता है। मैंने एक लिस्ट बनाई कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जिनसे हमारा दिन भी प्रोडक्टिव गुजरेगा और हमारे दिन का आगाज़ भी अच्छा होगा। मुझे आपका नहीं पता व्यूअर्स, लेकिन अपनी ज़रूर ये बात बताऊंगी आपको कि अगर मेरे सुबह का आगाज़ बुरा हो, मूड ऑफ हो जाए, तबीयत ख़राब हो, ज़रा डाउन हूँ मैं, तो पूरा दिन बुरा गुजरता है। बिकॉज वही वाली बात है ना, जिस दिन का आगाज़ ही बुरा होता है फिर वो पूरा दिन ही कुछ एक नेगेटिव मूड में गुजरता है। सो कुछ पॉइंटर्स शेयर करना चाहूँगी जिनसे मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ आसान किया है। सुबह जल्दी उठना। व्यूअर्स, सभी सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप मेडिकली भी देखें, पहले तो ये होता था ना कि स्कूल के दिनों में एक सुबह उठने की जल्दी की रूटीन होती थी, फिर लोग अपनी नौकरियां स्टार्ट करते हैं, अपनी प्राइवेट ज़िंदगियां जैसे स्टार्ट हो जाती है, मैरिड हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो लोगों की रूटीन बदल जाती है। लेकिन सुबह उठना बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को आप जल्दी सोएंगे। रात को जो लोग जल्दी सोते हैं उनकी फिर प्रॉपर REM रेम स्लीप होती है, जब उनको रिलैक्स्ड नाइट मिलती है। ज़्यादातर हमारी बॉडी की रिकवरी होती है जब हम इशा के बाद अगर सो जाएं, लेट जाएं, रेस्ट करें और उसके बाद फजर के वक्त जागें। ये एक्चुअली सबसे बेहतरीन टाइम है अपनी नींद को पूरा करने का, अपने सिस्टम्स को सीधा करने का, अपनी डाइजेशन को सीधा करने का। सो रात को टाइम से सोएं। टाइम से सोने का मतलब रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, इवन रात के 12 बजे नहीं है। लेट से लेट भी सोना है तो एटलीस्ट 9 o'clock, 9 बजे रात को बेड में लेट जाएं। क्यों? क्योंकि फजर के लिए अगर आपने 5, साढ़े 5 बजे सुबह जागना है तो व्यूअर्स 8 घंटे की कम से कम नींद तो पूरी हो ना। 8 नहीं तो 7 घंटे तो सोएं, वरना अगले दिन जब आपने फिर 16-18 घंटे जागना है, आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को कैसे लेके चलेंगे? जिस बंदे को रात को रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा, वो दिन को किस जोगा होगा, वो क्या करेगा? दूसरा, पानी पीना। सुबह उठ के पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब हम रात को सोते हैं तो एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड गुजरता है जिसमें हमारी हाइड्रेशन कम हो जाती है, हमारे सिस्टम में से पानी कम हो जाता है। क्योंकि सुबह उठते ही आपने नोटिस किया होगा, सबसे पहली चीज़, और बड़ी लोग रात को भी जाग के वॉशरूम एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बार बार जाते हैं। सर्दियाँ हैं तो लोग जो रात को एक दफ़ा जागते थे वॉशरूम जाने के लिए 2-2 दफ़ा जाते हैं। ऊपर से लोगों ने हीटर और मतलब जगह को गर्म किया होता है तो स्किन और बॉडी में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीना चाहिए, हो सके तो 2 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। फिर ब्रश करना। देखिए, दांतों को ब्रश करना बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टीथ ब्रशिंग इंसान को जगा भी देती है, इंसान को अलर्ट भी कर देती है, लेकिन और इनका आगाज़ भी साफ़ सुथरे अंदाज में करना चाहिए। दांतों की सफाई, दांतों की हेल्थ का ख्याल रखना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको अब रिमाइंड करूँगी कि किस तरीके से हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सुबह उठें, पानी पिएं, टाइम से जल्दी जागें, उसके बाद नाश्ता करें और नाश्ते के बाद अपने दांत ब्रश करें, क्योंकि रात को जो लोग दांत ब्रश करके सोते हैं, रात गुजर जाए, सुबह उठें, कुल्ली करें, उसके साथ ही
मुंह को वॉश करें, फेस को वॉश करें, फ्रेश होएं और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करें एंड देन ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर दांत ब्रश करें। इसी के साथ साथ मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करना चाहूँगी और वॉक और एक्सरसाइज की। हर बंदे की अपनी रूटीन होती है व्यूअर्स। कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना प्रेफर करते हैं जैसे मैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भी सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज या वॉक करेंगे। दोनों चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगेन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि एक्सरसाइज और नाश्ता दोनों चीज़ें करनी है और आपका नाश्ता बहुत हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी से मुराद उसमें प्रोटीन का भी कंटेंट होना चाहिए। बेहतरीन तो चीज़ ये है कि आप अंडे खाएं, सुबह दही खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, ब्रेड और पराठों से ज़रा इज्तनाब करें, फ्रूट का एक बोल बना के सुबह खा लें। ये चीज़ें सुबह के लिए बड़ी अच्छी हैं। जौ का दलिया इस्तेमाल करें। दीज आर वेरी हेल्दी ऑप्शंस इन द मॉर्निंग। अगर खाना ही है सुबह डबल रोटी या वीट या ब्रेड से बनी हुई चीज़, तो फिर कोशिश करें कि चपाती या छोटी सी देसी घी में बनी हुई पराठी खा लें, लेकिन सफ़ेद आटे की नहीं, होल व्हीट आटे की। अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी वगैरह है तो फिर ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से एहतियात करनी है। सुबह पनीर का इस्तेमाल करें जिसको हम चीज़ कहते हैं, दही का इस्तेमाल करें, ऑमलेट बनाएं बहुत सी सब्जियां डाल के, ताकि आपको एक हेल्दी स्टार्ट मिले दिन का, जहाँ पे आपका पेट भी भरा हुआ हो और पूरा दिन काम करने की और जो भी आपने चीज़ें करनी है उसको करने की आप में हिम्मत तो हो। हम इतना कम खाते हैं, इतना कम अपनी चीज़ों को, अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, या तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं। अब मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। संडे था कल, बहुत ज़्यादा निहारी मुझे पसंद है, आपको पता है। कल सुबह मैंने निहारी खाई, अच्छा वो बची भी निहारी फिर थी, फिर दोपहर को भी मैंने खा ली लंच में। उससे इतना ज़्यादा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हुआ। सीरियसली व्यूअर्स, कल से तबीयत ख़राब है, पेट ऑफ हुआ है, सारी रात नौजिया था क्योंकि ओवर ईट कर लिया। तो खाएं उतना जितना आपका पेट अलाउ करता है। सुबह जो मैंने निहारी खाई वो ठीक थी, वो जो मैंने दोपहर को फिर खाने में फिर उसको लंच में खा ली और साथ में गाजर का हलवा भी खा लिया ऊपर मलाई डाल के, उससे बेड़ा गर्क हुआ। बट ऑब्वियसली बंदा कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो, कभी कभार बंदा इस तरह की हरकतें कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा गोल होना चाहिए कि हमने चलें एक दिन अगर ये पंगा कर लिया तो बाकी दिन जो है हम अपने रूटीन को प्रॉपर बनाएं और चीज़ों को सही तरीके से खाएं। फिर अपने दिन के गोल्स को सेट करें, वो आप एक रात पहले भी कर सकते हैं। मैं अक्सर जो है अपने फ़ोन पे व्यूअर्स, आप देखें हमारे फ़ोन में होता है कैलेंडर में मैं डाल देती हूँ कि जी कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, किसी की बर्थडे, कोई ओकेजन, कोई मौका। अब ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो हमें, अब ये देखें, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये आज 30 तारीख है, मेरे पास लिखा हुआ है कि मेरी क्या क्या आज रूटीन की चीज़ें हैं। आज मैं एक पेमेंट है जो ड्यू है वो क्लियर करनी है, उसके बाद एक किसी और के शो पे जाना है एज अ गेस्ट, तो उसका भी मैंने स्केड्यूल कितने टाइम के लिए वो भी लिखा हुआ है, पहुंचने का टाइम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो व्यूअर्स, जब आप अपनी डेली की रूटीन बना लेते हैं तो आप अपने आप को एक बड़े सेफ जोन में डाल देते हैं। आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, चाहे आपने अपने फ़ोन में लिखा हो, चाहे किसी डायरी में लिखा हो, जैसे भी आप प्रेफर करते हैं। लिख लेने का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ कोई मिस नहीं होती। टाइम आगे पीछे हो सकता है लेकिन चीज़ मिस नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक रूटीन, एक स्केड्यूल बनी होती है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं हमसे तो नहीं लिखा जाता यार, उस वक्त बात होती है, बंदा कहता है ओके चीज़ मिस हो जाती है। लेकिन व्यूअर्स, ये मैंने अपने ज़िंदगी के एक एक्सपीरियंस की आपको बात बता रही हूँ कि जब आप चीज़ नहीं लिखते तो वो चीज़ नहीं होती। और जो काम फ़ौरन करने वाला होता है, जैसे कि मुझे कोई चीज़ है जो अपने पर्स में डालनी है सुबह काम पे आते हुए, वो चीज़ अगर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने डालनी है अपने पर्स में, तो वो जाके मैं डाल लूँ। ये नहीं सोचना कि यार मैं तैयार हो जाऊंगी, नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मैं डालूंगी, वो चीज़ कभी भी नहीं होती। सो अपने काम की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और स्केड्यूल से चलना, और जो चीज़ जब जहन में आए आप उस चीज़ को डन करें। प्लीज़ व्यूअर्स, मैंने बहुत अरसा सफ़र किया क्योंकि मुझे ये होता था कि कौन डाले, समझ ही नहीं आती थी कि मतलब फ़ोन के कैलेंडर में किस तरह से चीज़ें डालनी है। 2-3 साल से मैंने ये अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लिया कि हर चीज़ लिखनी है। ऑल्सो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कोई अमाउंट्स की बात हो रही है, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ अपनी स्केड्यूल के अंदर, कि उस वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि डेली किसी नई चीज़ के ऊपर बात हो रही होती है, कोई नई डील हो रही होती है। सो व्यूअर्स, अपने काम अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चीज़ों को स्केड्यूल करें, और किसी भी, तो कहते हैं डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आज कर सकते हैं उसी लम्हे कर सकते हैं, करके मुकाएं। अक्सर ऐसे होता है, फलां चीज़ रख लो, बंदे ने नहीं रखी क्योंकि आपने सोचा कि यार बाद में कर लेंगे, और वो चीज़ रह जाती है।
लेजीनेस को अपनी ज़िंदगी में ख़त्म करना है, बेसिकली होता है लेज़ी होना। सो अपने अंदर से लेजीनेस ख़त्म करनी है, जो चीज़ जब करनी है उसको फ़ौरन करें, मुकाएं, मूव ऑन करें ताकि अगली चीज़ करें। काम तो बढ़ते रहते हैं व्यूअर्स, उनको तरीके से करना है। और टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, थोड़ा सा वक्त सुबह के वक्त, थोड़ा सा, चाहे 15 मिनट हो गए, चाहे 5 मिनट हो गए, थोड़ी सी मेडिटेशन। देखें, नमाज तो सबसे बेहतरीन अमल है और हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। फजर की आपने अपनी नमाज़ पढ़ी, आपने अपने दिन का आगाज़ किया, वो एक बेहतरीन तरीका है अपने आप के साथ कनेक्ट करने का, अपने रब से अपने आप को जोड़ने का। वो हो गया, आपने एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें बाकी की। उसके बाद कोई 5 मिनट या 3 मिनट की बड़ी चीज़ें आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलती है मेडिटेशन के लिए, जिनको आपने अपने कान में टूटियाँ लगा ली, अपनी हेडफोन जिसको कहते हैं या एयरपॉड्स कहते हैं या एयरबड्स वटेवर, कानों में लगाए और आपने 3 से 5 मिनट के लिए बस अपने माइंड को ज़ीरो कर दिया। और जो भी मेडिटेशन का म्यूज़िक चल रहा है, यूजुअली कभी पानी की आवाज़ होती है, कभी फॉरेस्ट की आवाज़ होती है, उसको सुना, उससे आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा सेट हो जाता है, लाइन हो जाता है और फिर दिन का आगाज़ करें। मैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वो ये है कि सूरह रहमान को सुन लिया, सूरह बकरा को सुन लिया, सूरह वाक़िया को सुन लिया, उसकी आपने रेसिटेशन सुन ली। पढ़ने से इंसान को फिर भी उस तरह से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। जब आप आंखें बंद करके कान में सुनते हैं तो वह बात आपके कानों से दिल, आपके दिमाग से दिल में उतर जाती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट ऑफ कोर्स हर इंसान जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है वो मुस्लिम नहीं है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी कोई मजहबी चीज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट सुने, अपने माइंड को रियलाइन करें और फिर दिन का आगाज़ करें। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ माहम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीक थोड़ी तबीयत डाउन थी, आज फ्रेश लग रही हो। शुक्र अल्लाह का। पहले से बेहतर हो ना? यस। कुछ होता है कभी कभी, इस सीज़न की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, सुबह उठा नहीं जाता। गर्मियों में बंदा टाइम से पहले जाग जाता है, सर्दियों में आँख ही नहीं खुलती। अगर खुल भी जाए तो बिल्कुल दिल नहीं करता और बंदा इरिटेटेड सा भी होता है। अब स्पेशली आजकल बंदे को अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों को लाइन अप करना, स्पेशली फूड को लेकर और अपने अब आपका काम तो है ही ऐसा कि आपने अगर पहले नहीं किया, सेट पे आकर कहोगे कि भाई मैंने आज फॉर एग्जांपल आइसक्रीम बनानी सिखानी है और आपके पास ना क्रीम है, ना दूध है, ना इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि आपने बॉदर ही नहीं किया। Exactly. तो जो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग होते हैं वो तो रूटीन से चलते हैं। तो आपकी रूटीन क्या होती है सुबह? बिल्कुल, स्पेशली अगर इसको आपने बात की ना कि चीज़ों को लिख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं भी चीज़ों को, अगर मैंने शॉप पे आना है या फर्दर मैंने अपनी ड्यूटी आवर्स में जाना है, तो अपनी चीज़ों को लाइन अप करना और उनको लिख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ अच्छा फूड को अनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आजकल में तो जो लोग पानी नहीं पीते सर्दियों की वजह से, वो स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हेल्थीनेस ख़राब हो जाती है। तो जानिए वही वाली बात है ना कि अपने इंसान को रूटीन, अगर बंदा, जैसे कि देखो ना, आप सुबह उठते होगे, आपका एक सिस्टम होता होगा जागने का। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सुबह जब उठती हूँ ना, जब चाहे जिस टाइम उठूँ, चाहे फजर पे जागूँ, चाहे 9 बजे सुबह जागूँ, वट एवर टाइम आई वेक अप, मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं साइलेंस के, कि 10 मिनट मुझे ज़रा खामोशी मिल जाए। जिस दिन मुझे वो खामोशी नहीं मिलती, और अक्सर नहीं मिलती, क्योंकि देखो ना बच्चे छोटे हैं। अब कुछ दिनों से मानो की, छोटी नूर बानो की और हसन की तबीयत थोड़ी ऑफ है। अभी हसन की माशाल्लाह बर्थडे थी 8 फ्राइडे को। उसके अलावा भी थोड़ा सा ना, वो आजकल सबको पूरे लाहौर में ही बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही सारे सबकी तबीयत डाउन हुई हुई है, वायरल सा जी फैला हुआ है। तो अब रात को अगर सारी रात बच्चों के साथ जागे हुए हैं और बच्चा नहीं सोया रात को सही तरीके से, तो अब सुबह के अगर 5 बजे मैंने उठना था और बच्चा ऑलरेडी उठा हुआ है, तो वो आपको नहीं मिलते 5 मिनट साइलेंस के। सो जब मिले उनको अवेल करना चाहिए। किचन में क्या बन रहा है आज? किचन में बन रहा है फिंगर फिश, तो हम झटपट से रेसिपी शेयर कर देते हैं। अच्छा, ये वो रोहू मछली टाइप है या रेगुलर जो फिंगर फिश जो सारा साल खाते हैं? नहीं, जो रेगुलर फिश है जो सारा साल खाते हैं, ये वो वाली है। ये आप रेड स्नैपर में भी बना सकते हैं, आप सोल में भी बना सकते हैं। और बाय द वे मैंने तो सामन में भी खाया हुआ है फिंगर फिश, लेकिन सामन की प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि एक तो महंगी बहुत होती है और उसका वो वाला फ्लेवर नहीं आता फ्राइड में जितना सोल हो गई, बेगटी हो गई, बहुत से डिफरेंट वाइट वाली फिश जो होती है वो। ओके, रेसिपी। फिंगर फिश के लिए चाहिए हमें मैदा 3-4 कप, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया आधा खाने का चम्मच, दादा मिर्च 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, अजवाइन हल्दी आधा चाय का चम्मच, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय का चम्मच, टाटरी आधा चाय का चम्मच, दही 1 कप,
सरसों का तेल 3 से 4 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पानी 1 कप, फिंगर फिश 600 ग्राम, तेल फ्राई करने के लिए, चाट मसाला हस्बे जायका, हरा धनिया हमें गार्निश के लिए चाहिए। फिंगर फिश को हमने स्ट्रिप कट कर लेना, जितना थिन या जितना आप रखना चाहते हैं उसका साइज़। देन हमने उसको मैदे में एक बैटर रेडी करना है, सारी सीजनिंग ऐड कर देनी है, सरसों का तेल ऐड करना है, अजवाइन ऐड करनी है, कोरिएंडर चॉप करके वो ऐड कर देना है, और फिर एक पानी ऐड करके थिन सा बैटर बना के उसको फिर हमने उसको कोट कर लेना है अपनी फिंगर फिश को उसके अंदर डिप करके, एंड देन डीप फ्राई करना है। और डीप फ्राई करने के बाद हमने उसको हाई फ्लेम में डीप फ्राई करके हमने उसको टिश्यू पेपर पे निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए स्टे कर देना है। दैन हमने अपनी फ्राइज़ ऐड कर देनी है, फ्राइज़ के साथ सर्व करते हैं इसको, हरा धनिया और पुदीने इमली की चटनी के साथ सर्व करें, एंड गुड टू गो। क्या बात है। Yes. Done, and Yes. of course we're going to make fries and fish. Again viewers, it's a very healthy alternative अगर घर पे बनाएं, और आलू भी अगर आपने फ्राई नहीं करने तो आप आलूओं को अच्छे से जो है मसाला वगैरह लगा के थोड़ा सा बॉईल करके थोड़ा सा उसके ऊपर वो लगा के आप थोड़ा सा उस पर हल्का सा ऑयल स्प्रे करके उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं, या आप इनको पोटैटो वेजेस के फॉर्म में बेक कर सकते हैं। अगेन आलू इज़ नॉट द प्रॉब्लम, हम जिस तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं जो हम रेडीमेड लेते हैं, प्रॉब्लम वो है क्योंकि वो मैदे से भरे हुए होते हैं। फ्राइड फिश भी बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, समोसे पकौड़ों से तो फिर भी बेहतर है। सो यू नो दीज आर गुड ऑल्टरनेटिव्स, उनको खाने का तरीका एक होता है। और एक आलू के चिप्स एक बंदा खा ले, मोर देन इनफ। हम क्या करते हैं, इतने इतने चिप्स खा लेते हैं, फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है, होते ही इतने मज़े के हैं। सो वे डन, Exactly, yes. यू आर गोइंग टू मेक योर रेसिपीज़। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, जहाँ मछली की बात हो रही है वहाँ पे मछली और सी फूड आजकल बहुत ज़्यादा लोग शौक से खा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। विंटर्स में यूजुअली पाकिस्तान में रो मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पाम्पलेट पॉम्फ्रेट जिसको हम कहते हैं, वो कराची में भी लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। अब तो खैर पूरे पाकिस्तान में बड़े आराम से फ्रेश फ़िश और सी फूड मिल जाता है। मछली के बेनिफिट्स क्या हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हम सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, लेकिन जिसको स्किन के लिए अच्छा कहा जाता है कि यह हार्ट अटैक और पैरालिसिस से बताता है, दिमाग के लिए बेहतरीन है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है, विटामिन डी की बेहतरीन सोर्स है जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करती है। फ़िश से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है, फ़िश से वेट लॉस भी होता है, फ़िश आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, और फ़िश जो है वो आपकी जनरल फ़िश ऑयल जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। तो मछली कितनी खानी चाहिए, सी फूड कितना खाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हमें ये किसी स्टेज पे नुकसान भी पहुंचाती है, क्या मछली और दूध साथ पीने से फुलबेरी होती है, ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक पब्लिक सर्विस मैसेज पहले दे दूं, जब भी आप खाने की बहुत ज़्यादा तस्वीरें देखते हैं तो इसका क्रेडिट हम में से किसी को नहीं जाता, सिर्फ अहमद अली हाशमी को जाता है, हमारे कंटेंट हेड को, जो हमारी तरह मैं कहूँगी वाहिद बंदा इस सेट पे जो मेरी तरह का फूडी है वो हाशमी है। और दूसरी बात, ज़ैनब गोंदल मुझे ये लारा लगा के गए कि बड़ी प्यारी एक हमने वो तस्वीरें हैं मछलियों की, वो दिखाएंगे। मैं समझी शायद वो जिंदा मछलियाँ होंगी, स्विमिंग कर रही होंगी, मुझे क्या पता था कि मछलियों के लाशें पड़े हुए होंगे। लेकिन खैर, बात हमने खाने वाली मछली की करनी है। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर ही ठीक ही हो कि जब मछली की बातें हो रही हैं, आपकी पसंद की बातें होती हैं तो आप बड़ी खुश होती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यकीन करें, अभी मछलियाँ देखी तो सोचा कि आज दोपहर भी मछली चलेगी, रात भी मछली चलेगी। कैसे देखेंगे ना, अहमद भाई ने दिखा दी हैं, उनको देख के गुजारा कर लेंगे। क्योंकि इतनी एक्सेस में अगर खा लूँगी जो कि नॉर्मली हम खा रहे होते हैं, तो
तो फिर बीमार ही होंगी एंड ऑफ द डे और कुछ नहीं हो रहा होगा। यार ये क्या बात हुई, कभी कभी कहती हूँ मछली खाना बहुत ज़रूरी है, मछली खाएं, सी फूड खाएं, वेरी गुड फॉर यू, दूसरी तरफ कह रही है कि खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। देखो ज़ैनब, ज़्यादातर एटलीस्ट पंजाब साइड पे मछली पूरा साल नहीं खाई जाती। Yes. कुछ टाइम्स होते हैं जब मछली खाई जाती है, जरा मानसून में अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में अवॉइड करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मछली में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि ब्रीडिंग सीजन होता है वैसे। ब्रीडिंग सीजन भी होता है, और जब ब्रीडिंग सीजन ना भी हो तो कभी कभी गर्मी इतनी होती है कि आप फिश अगर ले भी लेते हैं, मछली वो वाहिद मीट है जो पकने के बाद भी आपको बड़े एहतियात से उसे हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बड़ी जल्दी डेवलप हो जाता है। सो मछली खाना ज़रूरी है कि नहीं है? ऐसे ममालिक भी तो है वहाँ पर मछली मिलती नहीं है। अब मज़े की बात है, मछली खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी, कब, कहाँ, कैसे खानी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अभी खुद भी ये बात कह दी है डिस्क्लेमर में भी, कि ना सिर्फ पकाते हुए बल्कि उसको पकने के बाद भी हैंडल करना कि किस तरह आपने खानी है, किस चीज़ के साथ खानी है, ये बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आई नो कि बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो मछली के साथ रिलेट की जाती हैं, लेकिन उन मिथ्स में से ऑनेस्टली 95% जो है उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे मछली के साथ दूध का इस्तेमाल करना, मछली के साथ दही का इस्तेमाल करना, कहा जाता है कि जी इससे डिफरेंट बीमारियों की तरफ आप लीड करते हो। हाँ, पूरी दुनिया में 45,000 किस्मों की मछलियाँ हैं, उनमें से वन ऑफ अ काइंड ऐसी होगी जिसके बाद शायद ये एलर्जी होती हो, या किसी रिसर्च में आज से कोई 50 साल 60 साल पहले कोई ऐसी रिसर्च हुई हो कि किसी एक मछली से वो प्रॉब्लम आता हो। एंड फॉर्चुनेटली वो मछली पाकिस्तान में नहीं है, तो आप खाने के बाद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ दही का, रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आप बाहर के ममालिक में देखें, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, फ्रांस में बहुत ज़्यादा सी फूड का इस्तेमाल होता है, और अक्सर उसको क्रीम में, हाँ, मक्खन में, देखिए मक्खन भी तो दूध की बिल्कुल, की डेरिवेटिव डेरिवेटिव है। चीज़ के साथ मछली बनाते हैं, ऑयस्टर्स जो हैं जिसको रॉकफेलर ऑयस्टर्स कहते हैं, उसके अंदर आप बेसिकली नीचे ऑयस्टर होता है, वो भी एक किस्म का सी फूड है, उसके ऊपर फिर चीज़ डाली जाती है, वाइट सॉस डाला जाता है, उसको बेक किया जाता है। बिल्कुल। सो मछली और दूध से बनी हुई अज्जा कोई इशू नहीं है उनको खाने में एट ऑल। ये सबसे पहले बात क्लियर करेंगे। हमारे घर में तो वो मछली का सालन रहू के साथ जो बनता है, जो पता ना कौन सा, वो जो एक मखसूस सा ग्रेवी होती है, बिल्कुल, जिसको शोरबे वाली भी कहते हैं, शोरबे वाली मछली कहते हैं, और रहू और उसके साथ सफ़ेद चावल खाते हैं। मैं तो क्योंकि उसमें मिर्ची इतनी हमेशा होती थी ग्रोइंग अप, मैं तो हमेशा रायते के साथ खाती थी, जीरे वाले रायते के साथ। ये देखें, ये एक मतलब एक किस्म की चीज़ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये भी ग्रेवी वाला सालन है, बट ये ऑब्वियसली वेस्ट में इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। हमारे यहाँ तो फ़िश के पीसेस होते हैं, थोड़ा सा आपने उनको फ्राई किया, उसके बाद आपने उसको ग्रेवी में कुक कर लिया। वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। ऐसे ही है। अब फ़ायदों की तरफ मैं बाद में आऊँ, पहले मैं उसके ना थोड़े से वो डिस्क्लेमर्स जो है ना वो क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरा, लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर हमने मछली खाई है तो उसके बाद हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अब ना सिर्फ मछली की इकसाम की वो बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट आता है क्ले मैन की तरफ से, मैंने मछली खाई थी, आज उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अनफॉर्चुनेटली, चलो जवाब जो है ना आज हम आपसे सुनते हैं इस चीज़ का। मुझे हंसी इसलिए आ रही, मैं इसलिए अपने हाथों को देखी थी, क्योंकि खाना भी तो हमने नॉर्मल चीज़ नहीं होती। हाँ जी, आपने देखा होगा जो सामन की तस्वीरें थी, वो जो पिंक वाली मछली की तस्वीरें हमने दिखाई, बल्कि हम आपको फिर अभी दिखाते हैं। जो सामन होती है 90% ऑफ द टाइम उस पर मैक्सिमम थोड़ा सा नींबू, ये सामन, और बड़े लोग इसको कच्चा भी खाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका टेस्ट इन इट सेल्फ इतना मज़े का होता है। और मछली की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो सी फूड, जो दरिया में नहीं, जो समंदर में मछली होती है, वो तो वैसे ही नेचुरली थोड़ी नमकीन होती है। बिल्कुल, यस, उसका टेक्सचर होता है। सो आप जब उसके ऊपर चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर लगाएंगे, टाटरी पाउडर, अजवाइन, कलौंजी, तो इन चीज़ों से तो वैसे ही आपको प्यास लगती है। तो इन चीज़ों से प्यास लगती है। प्यास आपको मछली की वजह से नहीं लगती, प्यास आपको मसाला जात की वजह से लगती है। इसीलिए तो रमज़ानुल मुबारक में कहते हैं कि सुबह सुबह बहुत हैवी मसालों वाले खाने ना खाया करें, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। आपकी फेवरेट मछली की भी बात करूं, लाहौरी फ्राइड फिश। कैन आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग? मैं पिछले दिनों वहाँ पे गई, जो एक बैठ के खाने वाली जगह है मछली की। बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, मैंने निदा को और मैक्सिको का, मैंने कहा आई डोंट केयर हम क्या करें, मुझे मछली खिलाओ ले जाके। हम लोग गए खाने के लिए, सहेलियाँ सारी। जो बेसन वाली थी मुझसे खाई नहीं गई।
जो ग्रिल वाली थी वो बड़े मजे की थी, लेकिन वही वाली प्रॉब्लम, इतना मसाला, इतना तेल। देखिए ग्रिल्ड मछली को फिर ग्रिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल उसको बाइट लेते हुए तेल आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही। हल्का सा ऑयल लगा के आप जरूर ग्रिल करें, लेकिन अगर बार बार लगाएंगे तो उसके अंदर ऑयल चला जाता है, और रोहू तो वैसे ही फैटी फिश है। बिल्कुल। और ये प्रॉब्लम मुझे अपने क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा देखने में पिछले कुछ टाइम में आ रहा था कि मैं उनको ग्रिल्ड फिश दे रही हूँ लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। फिर मैंने जब उनकी क्लाइंट की पिक्चर्स मंगवाई कि एक स्पेसिफिक वो मेरी क्लाइंट थी और वो दोनों फैमिली मेम्बर्स हस्बैंड वाइफ ले रहे थे प्लान्स, और ऑफ कोर्स उनको था कि मील्स कुछ सिमिलर हों। ऑफ कोर्स कुछ सिमिलर मील्स हम दे सकते हैं लेकिन एक प्लान दोनों को नहीं दे सकते। तो मैंने जब उनकी पिक्चर देखी तो जोगनापी उनका जो फिश थी दैट वाज ग्रिल्ड, लेकिन तेल ऐसे लिटरली जिसको कहते हैं गिर रहा है, ड्रॉप्स उसके, और प्लेट फुल है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ग्रिलिंग तुमने कहाँ से सीखी है? ऐसा ग्रिल तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा फिश को होते हुए। तो उसने मुझे कहा मेरे तो ससुराल में, मेरे घर में ऐसे ही बनती है। मैं मुझे उस पर हुआ कि यार मुझे लोगों को इस चीज़ पे भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ग्रिल करना। मुझे एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट से और डाइटिशियन से, आपको पता है, हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जो मैं आपके मुंह पे आज कहने के लिए तैयार हूँ कि जान, आप लोग बता देते हो कि ये करना है, कैसे करना है कोई नहीं बताता। डॉक्टर से कितनी दफ़ा मैंने आपके बैठे हुए गिला किया है कि आप लोग कहते हैं कि जी आपको डायबिटीज़ है, अब आप खाने में एहतियात करें, और 3 चीज़ें बता देते हैं कि ये नहीं आपने खानी। ये नहीं बताते कि अगर मीठा नहीं खाना, चीनी वाला मीठा नहीं खाना, तो फिर किस किस्म का मीठा खा सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने सारी जिंदगी मीठा चाय के टाइम भी लिया और खाने के बाद भी खाया, उसको कह देना कि जी आपको डायबिटीज है आप ना लें, उस वक्त लोगों को इतनी तलब हो रही होती है, और जिसको डायबिटीज होती है उसको वैसे ही ज्यादा क्रेविंग होती है। That's true. तो मतलब फिर तरीका भी बताए ना। अच्छा, अब एक बात है, स्टीम फिश जो है ना वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, लेकिन जैसे ही मुझे पता है मैं प्लान में मेरी देख ले, मैं यही कहने लगी हूँ, जैसे ही प्लान में स्टीम फिश लिखूंगी ये शक्ल बन जाएगी और वो उसको फॉलो नहीं भाई करेंगे। एयर फ्रायर में भी तो हो सकती है। मसला पता क्या है, मछली जब लुसी सी नहीं हो जाती तो वो जो अजीब इट्स लाइक भिंडी की जब लेस हो तो, या बैंगन बहुत ही बैंगनी हो तो लेसी चीजें बहुत से लोगों को उसका जायका नहीं समझ आता। कह रही हूँ ना तबीयत खराब मैं समझ गई हूँ। अब आप इसको छोड़ दें, मैं बात आगे लेके चलती हूँ। आपने सोच के ना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। एक दफा अपनी दोस्त के घर कहीं बाहर आपको पता है लोग खाते हैं, तो उसने ना कहा, ओ आई हैव मेड सम लवली सोल इन लेमन सॉस, पता नहीं क्या। मैंने सोचा लाहौर वाली मैदे में उसको लपेड़ के उसको फ्राई करके उसके ऊपर लेमन सॉस और वो केपर और पता नहीं क्या क्या लाओ जी, ਉਹਨੇ ਫੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਰੱਖੀ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ बेक कर देता। वो मछली अपने ही स्टीम में पकी, उसकी बाइट ली तो मुझे लगा कि जैसे मैं कोई मछली का दलिया खा रही हूँ, पता नहीं वो क्या था। अच्छा, वो ओवर कुक और हाँ नहीं यार, हर बंदे ने कहा ओ वाह, अच्छा। और मैं आगे से पाकिस्तानी टेस्ट नहीं था ना, जायका भी ठीक था। हाँ। फिश की जो स्किन थी ना ऊपर से, वो लूसी से, वही मैंने वर्ड नहीं आ रहा ना, समझा रहा हूँ, लिज लेसदार हो गई बेसिकली, उस टाइप की हो गई। अब वही फिश अगर अंदर से सॉफ्ट होती, नीचे से क्रिस्पी होती, तो मजे की थी। बट आप चाइना में देखें, वो तो सांप भी खाते हैं, तो उनको स्टीम करके और बॉईल करके खाते हैं। तो ये नहीं कह रही हूँ कि बुरा है, लेकिन अब फिश को अगर हमने सूप में डाल दिया, फिश के पीछे डाल दिया, चिकन कॉर्न सूप की जगह आपने फिश कॉर्न सूप अगर बना दिया, एंड में बिल्कुल आपने फिश डाली और उसको ओवर कुक नहीं किया और स्किन नहीं डाली, तो मजे की बन जाएगी। बिल्कुल। अब वही बात है ना, प्रैक्टिस है, तरीका है कि आपने उसको कैसे खाना है। अब फिश उन वाहिद फूड्स में से है जिनमें विटामिन डी का कंटेंट जो है वो बहुत हाई होता है, कि आप फिश से डायरेक्टली अपना विटामिन डी जो है वो उसको फूड की फॉर्म में ले सकते हो, एब्जॉर्प्शन भी होती है। लेकिन वही बात, जब आपको वो बेक हुई हुई फिश मिली थी, उसमें आप समझें कि 80% ऑफ विटामिन डी का कंटेंट जो फिश में था वो प्रिजर्व्ड रहा, और आपने उसको खाया, आपकी बॉडी में गया, एब्जॉर्ब भी हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब आपने उसी फिश को फ्राई किया, आपने उसको डीप फ्राइंग में डाला, तो उसका जितना विटामिन डी का कंटेंट था वो 100 से 0 पे ड्रॉप हो गया, और आपने उसका इस्तेमाल जो है वो उस तरह से नहीं किया। और सिर्फ फिश में विटामिन डी नहीं होता, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कितनी आपने देखी होंगी आजकल, बहुत सी जो लोग हैं वो ये
कैप्सूल जैसे लेने शुरू हो गए हैं जो जेल की Fish तरह oil के होते हैं और capsules उसके अंदर ऑयल सा होता है, Yes. ओमेगा 3, 6 एंड 9। आपको पता है जो हम ये इस तरह, या कॉड लिवर ऑयल छोटे हाँ। होते थे, मैं जब छोटी होती थी एटलीस्ट, तो कॉड लिवर ऑयल जो है वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बच्चों को हमेशा दिया जाता था। पहले तो उसका टेस्ट बड़ा बुरा था, अब डिफरेंट फ्लेवर्स में आ गया। Yes. आप सोचिए ये वाहिद चीज़ है जो सर्दियों में बाहर के ममालिक बच्चे, बड़े, बड़े बूढ़े बुजुर्ग तीनों ये इसको यूज करते हैं, मर्द औरत दोनों। ये जो ऐसे आपको ही है। सर्दियों में गिट्टे गोडों में से टक टक की आवाजें आती हैं, इसका मेजर रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन खत्म हो गई है। एग्जैक्टली हम क्यों कहते हैं कि जो चोट लगी हुई थी गर्मियों में भी, वो दर्दें भी अब निकल रही हैं और वो दर्द हो रही है। इसका रीज़न ही ये है कि आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो रही होती है, तो ठंड जो होती है वो आपको पेन कॉज कर रहा होता है। अब अगर आपने अपने फिश ऑयल जो है या ओमेगा 3 जो हैं, अच्छा ओमेगा 3 का बहुत डिटेल्ड मैं ना भी फ़ायदे बताऊं तो एक सिंपल सा फ़ायदा बताती हूँ। स्किन अच्छी करनी है, हेयर अच्छे करने हैं, नेल्स अच्छे करने हैं, तो जितने भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो उन सबको साइड पे करके सिर्फ इस विंटर में आप फिश खा लें, 1 टाइम विद स्किन एंड 1 टाइम विदाउट स्किन। तो आपका बाय द एंड ऑफ विंटर्स आप देखिएंगे कि आपकी स्किन जो है वो एक जो ड्राइनेस हो रही होती है सर्दियों में वो नहीं होगी, आपके बालों में जो डैंड्रफ हो रही होती है, इचनेस हो रही होती है, वो चीज़ नहीं होगी, आपका हेयर ब्रेकेज जो हो रहा होता है, हेयर फॉल जो हो रहा होता है, वो बहुत हद तक आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। और उसके साथ साथ जब आप स्किन के साथ लेते हो तो ओमेगा 3 के जो लेवल्स हैं वो बॉडी में और बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम फ़ायदे जो है वो आप फिश से ले सकते हो। अब आपने ओमेगा 3 तो लास्ट साल 1-2 सालों से मैं देख रही हूँ, ना सिर्फ लोग खाने में बल्कि अपने जितने भी स्किन केयर कर रहे होते हैं वो उसमें भी उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किन की एब्जॉर्प्शन जो है वो ओमेगा 3 को कर रही है, आपकी स्किन बेहतर हो जाती है उससे। जब आप ओमेगा 3, 6 और 9 ऑयल फेस एंड नेक पे लगाते हैं तो स्किन में भी अब्जॉर्ब होता है, विटामिन्स भी जा रहे होते हैं और उसके साथ साथ एक ग्लो भी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स लाइक अ थिक सीरम बिल्कुल, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बाय द वे व्यूअर्स, बालों पे भी लोगों को अक्सर मैं कहती हूँ ना विटामिन ई के कैप्सूल निकाल लें, उसी किस्म का रिजल्ट आपको 3, 6 और 9 देता है। अगर आप अपने बालों के लिए कोई हेयर पैक बना रहे हैं तो आप उसी ओमेगा 3, 6 और 9 को प्रिक करें, उसके अंदर से ऑयल निकाल के उसको अपने बाकी मिक्सचर के अंदर मिक्स करके बालों पे लगाएं, आप देखें आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हम फिश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, मसल्स हो गए, आजकल स्क्विड, ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा लोग शौक से खा रहे हैं, कैलामारी जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेंट्स में। इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी जैनब से यही डिस्कशन चल रही थी, जैनब गोंदल से जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, कि सी की यानी कि दरिया की या अपनी समंदर की अपनी ही एक ज़िंदगी है। आप देखें समंदर में सिर्फ मछली नहीं होती, मछलियाँ भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, उसी तरह पौधे भी उगते हैं वहाँ पे, शेल फिश भी होती है। वो एक पूरी दुनिया, एक और कायनात है बिल्कुल जो पानी बिल्कुल में ऐसे ही है। जिंदा रहती है। सो मछली के क्या फ़वाइद हैं? मछली के सबसे पहले फ़ायदों में आपके जितने न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो विटामिन्स में हो, विटामिन में फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, चाहे B9 हो, B12 हो, B6 हो, सारे के सारे आपके जो बी विटामिन्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स जो है जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जी ये आपने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, ये सप्लीमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए, वो सारे के सारे आपके बी विटामिन्स आपकी फ़िश में मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसमें जिंक जो है वो एक अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी को जितना मैग्नीशियम चाहिए होता है वो सारे का सारा इसमें मौजूद होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी ने अपनी मसल ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल आप करते हैं, चाहे हम कहते हैं कि फ़िश आपकी जो है वो लीन मीट्स में आती है, लेकिन ये वन ऑफ बेस्ट काइंड ऑफ मीट्स होती है जो आपके मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करती है। आपके अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो हाई रहते हैं तो फ़िश खाने से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिश तो फैटी फिश होती है। यस, आपके
फिर वही बात, बनाने का तरीका और फिश का कंटेंट, चाहे फिश जितनी मर्जी फैटी हो जाए, ना वो बीफ जितनी फैटी हो सकती है, ना मटन जितनी हो सकती है, ना ही आपके चिकन जितनी हो सकती है। ये आपके लीन मीट्स में इसीलिए आती है क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और यूरिक एसिड के लेवल्स जो है आप इससे बहुत अच्छे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के और यूरिक एसिड के लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आपको 5 मिलीग्राम्स चाहिए, ठीक है, आपने मटन 1 kg खाया तो वो ऑलमोस्ट आप समझे 20 मिलीग्राम्स तक रेज कर गया, जो कि आपका 4 दिन का आपने खाना वो लेना था अपने कोलेस्ट्रॉल का और यूरिक एसिड का। अब आप जब फिश लेते हो तो वो ऑलमोस्ट आप समझे 7 to 8 की रेंज में फॉल करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में नेचुरली बन रहा था ये उसको जाके भी थोड़ा HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको प्रोवोक करता है। फैटी फिश जो होगी आप उसको अगर 5 की जगह 7 की जगह 9 पे ले आएँ तो स्टिल चिकन मटन एंड बीफ से बहुत नीचे रहता है और आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मैनेज करता है। हार्ट पेशेंट्स जो हैं जिनमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोडियम के लेवल्स हाई होने की वजह से उनका BP बहुत हाई रहता है, उनके जो है हार्ट अटैक के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सब आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर हार्ट की कोई भी हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में है, फोर फादर्स में चल रही है, आप हार्ट पेशेंट हो, तो आपको फ़िश का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जितनी वेन्स और आर्टरीज में ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता, एक तो उसको प्रॉपर करता है, दूसरा ब्लड के फ्लो को अच्छा करता है, नंबर 3 आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। डायरेक्टली रिलेटेड है वही कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड से, आपका BP जो है वो कम हो जाता है, जिससे होता ये है कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो जाती है। आपने सिंपल किया क्या है, आपने अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा कर लिया, कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कर लिया और आप एक हेल्दी इंसान हो गए, तो मज़े हो जाएंगे फिश खाने से ही सिर्फ। अच्छा, बट ये तो हो गई फिश की बात। फिश के साथ एक और चीज़ बड़ी कनेक्टेड है कि कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन होती हैं, हमला ख़वातीन होती हैं, उनको मछली नहीं खानी चाहिए, जबकि अगर देखो तो मछली तो बड़ा हेल्दी ऑप्शन है और बाहर के ममालिक में तो हम लोगों को मछली खाते हुए देखते हैं प्रेगनेंसीज में। इसका एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ हुआ है कि आपकी जो फिश होती है उसमें मर्करी के लेवल्स बहुत हाई होते हैं, जो कि थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि आपकी जो समंदर की मछली होती है उसमें बहुत सारे केमिकल कंटेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, मर्करी जो है वो डिपॉजिट हो रहा होता है फिश के अंदर, तो वही डिपॉजिटेड फिश जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में भी मर्करी के लेवल्स हाई होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में और जो कंसेप्शन की तरफ औरतें जाना चाह रही होती हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन जिन फिशेस में मर्करी के लेवल्स हाई होते हैं वो पाकिस्तान में एज सच इस्तेमाल होती ही नहीं है। हमारे यहाँ मैक्सिमम यूज़ होती है रहू, टूना, आपकी सैल्मन, और वो तीनों ही फिशेस ऐसी हैं जो आपके इस मर्करी के कंटेंट से अच्छी खासी दूर रहती हैं, तो आप उनको इजीली खा सकते हैं। अब मर्करी का कंटेंट उन फिशेस में हाई होगा जो या तो छोटी मछलियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं, फॉर एग्जांपल शार्क जो है, जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ उनमें ये सोच समझ के खाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे खा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता, या कोई वो बंदा जो आपको दे रहा है वो आपको ये अश्योर नहीं कर पा रहा कि ये मछली की कौन सी काइंड है, तो आप उसको अवॉइड कर और आप दीजिए। डॉक्टर से रुजू करें। Exactly. व्यूअर्स, बात यह है कि अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं या जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनसे रुजू हम नहीं करते, हम खुद ही सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाना छोड़ देते हैं, कोई चीज़ बिल्कुल खानी छोड़ देते हैं। अच्छा, सी फूड की अगर बात करें तो एक तो होता है फ़िश, उसके अंदर फिर और चीज़ें भी तो आती हैं, लॉबस्टर्स हो गए, क्रैब्स हो गए, स्क्विड हो गया, क्लैम्स हो गए, मसल्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी तो आती हैं। अब इन सभी को अगर हम सम अप करके देखें कि आपका जितना सी फूड है वो आपको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो ये बहुत कॉमनली हर बंदा बनाता नहीं है, तो इसके कुकिंग प्रोसेसेस जो हैं वो बड़े ही आप समझे सेफ एंड साउंड हैं। दूसरा, जितना इनमें प्रोटीन कंटेंट आ रहा होता है वो आपकी बॉडी के लिए बड़ा हेल्दी होता है, फैट कम होता है, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स डेंस होते हैं। नंबर 3 उसका देखें ना, जैसे प्रॉन्स हम अब आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रॉन्स में भी वही बात है, फ़ायदे आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि विटामिन ए का कंटेंट बहुत हाई होता है। अब विटामिन ए का कंटेंट सिर्फ आंखों के लिए अच्छा नहीं है, आपकी स्किन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को मेमोरी लॉस का इशू है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से आप बाइपोलर की तरफ जा रहे होते हो, आपके
जितना सी फूड है, आपकी फिशेस हैं, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हो तो आपकी बॉडी में जो डिप्रेशन में आप जा रहे होते हो, एंजाइटी में जा रहे होते हो, ये बड़ा ट्रीट करता है। अब जैसे कि अभी हमने आपको ये क्रैब की तस्वीर दिखाई, केकड़ा जिसे हम कहते हैं, ये क्रैब हो गया। इसी के साथ की एक और जो ख़ानदान का चीज़ है वो लॉन्गस्टीन भी होता है, और उसके साथ साथ लॉबस्टर भी होता है। इनके भी फ़ायदों में वही बात, जैसे हम लॉबस्टर की कुकिंग का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें कोई डीप फ्राइंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं है। ज़्यादातर इसको बॉईल किया जाता है। बिल्कुल। आप बॉईल ही करते हैं और बॉईल करके आप खा लेते हैं। बाय द वे मज़े की भी बड़ी चीज़ होती है और बेनिफिशियल, और एक डिफरेंट चीज़ है ट्राई करने को। बिल्कुल। अक्सर बच्चे घरों में यही तो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सिवाय रोटी चावल के कोई तीसरी चीज़ घर पे नहीं मिलती। तो सर्दियां तो एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें आप सी फूड को, अपनी फिशेस को बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को। लेकिन सी फूड की जब बात करें तो कुछ लोग वेजिटेरियन भी होते हैं। क्या ऐसी चीज़ समंदर से आती है कोई जो आपको ये बेनिफिट्स दे सके अगर आप गोश्त नहीं खाते हैं इन चीज़ों का? बिल्कुल, जैसे हमने पहले बात की कि समंदर एक पूरी दुनिया है, उसके अंदर सी वीड जो है जिसको हम सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स समंदर से आ रही है। आप देखें ना, करते हैं। सुशी के अंदर वो जो एक पेपर सा ग्रीन सा होता है वो डलता है। सीवीड का सैलेड भी अब बड़ा कॉमन हो गया है, लोग सीवीड दूसरी चीज़ों में डालना शुरू हो गए हैं। ड्राइड सीवीड ऊपर से खाने के डाल देते हैं बिकॉज उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। आयोडीन उसके अंदर है, विटामिन के उसके अंदर है, विटामिन डी उसके अंदर है, देन पोटेशियम के लेवल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। बिल्कुल। जो लोग वेजिटेरियन हैं या जो लोग, हम उनकी भी बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा सी फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, वो सी वीड की तरफ अगर आते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो आप उससे ले सकते हो। समंदर के अपने ही जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं पानी के अंदर, वही बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप अगर उनको डेली यूज़ करना शुरू कर देते हो तो आपकी अपनी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, अपने बच्चों की हेल्थ भी अच्छी आप कर सकते हैं। और सर्दियों में ख़ास तौर पे प्लीज़ फ़िश का इस्तेमाल, सी फूड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें, क्योंकि हमने सिर्फ, जैसे हम पहले बात करें, लाहौर में 3 से 4 माह ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसका एक अच्छा यूज़ कर लेते हैं, चाहे आपके जितना भी सी फूड है सबको मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ। अब मज़े की बात है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा इसको अवॉइड करते हैं। मैं बहुत सारे कहते हैं लोगों ना को गरम जानती हूँ। तासीर है, और हाय अल्लाह, तासीर, ठंडे और गर्म का कॉन्सेप्ट साइंस नहीं मानती। ऐसा कुछ नहीं है जो कि टर्म किया जा सके ठंडा या गर्म। बेसिकली आप किसी चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली ये उसी पे ही डिपेंडेंट होता है आपने उसको कैसे खाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़िश को हम कहते हैं कि आपको खाने के बाद बहुत ज़्यादा एक बॉडी में, अक्सर लोगों में हम ये बात करते हैं कि जी एलर्जीज़ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, बड़ी गर्मी, बड़ा मुझे जो है ना वो फील हो रहा है। या अक्सर लोग तो यहाँ तक भी बात करते हैं कि आज सर्दियों में मैं नहाई हूँ तो आज फ़िश का इस्तेमाल करेंगे। एंड आई एम शॉक्ड कि हम उसको इस चीज़ पे रिलेट करते हैं कि बॉडी को हम उसको जो है उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो कि वही बात, मसाले इतने खाओगे तो बॉडी जो है वो चिकन खा के भी ऐसी ही हो जाएगी। अच्छा, क्या छोटे बच्चे मछली खा सकते हैं, और किस एज और किस स्टेज पे? बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने तो वेस्ट में देखा है कि लोग अपने बच्चों को फ़िश बहुत जल्दी लाइफ में स्टार्ट करा देते हैं, बट राइट एज क्या है? हमारे यहाँ बच्चे फ़िश इसलिए भी नहीं खाते क्योंकि हमने उनको 9-10 साल तक फ़िश टेस्ट ही नहीं कराई हुई होती। कई बार हम उनको इसलिए नहीं कराते कि जी इसमें वो बोन्स हैं, यानी कांटे हैं, इसलिए नहीं अच्छा, देनी। उसके साथ एक और भी प्रॉब्लम है, जिनको बचपन में लेट मछली खिलाई उनको नहीं पसंद आई, उन्होंने, अब मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं हम तो सी फूड खाते ही नहीं है। I'm like, क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ चिकन खाते हैं और बीफ खाते हैं। एंड हम लाइक, करोड़ों बेनिफिट्स हैं फिश और फिश से रिलेटेड, मतलब सी से निकली हुई चीज़ों की, ना खाना तो अपने साथ ज्यादती है। टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ, टेस्ट डेवलप करना भी एक बहुत मेजर काम है। आप बच्चे को जैसे ही वो 9 माह 10 माह से ऊपर हो जाए, मैं ये नहीं कह रही कि किलो फिश आप उसके आगे रख दें, सिंपल आपने उसको टेस्ट करानी है। एक बाइट चाहे दें, 10 माह 11 माह में एक बाइट उसको दें, और एक टाइम पे एक चीज़ आप बच्चे को दें। उसको प्लीज़ अपनी ये टार्टर सॉसेज, अपनी इमली की चटनियाँ और ये चीज़ें उसको लगा के फ़िश में ना दें, आप सिंपल उसको फ़िश टेस्ट कराएं, वो खुद ही उस पर लग जाएगा। क्योंकि बच्चे के लिए चिकन फ़िश इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल और है। ऑल्सो चिकन की सबसे, और फिश बड़ी इजी टू कंज्यूम है। एग्जैक्टली, देखिए, कांटों वाला अगर आपको इशू है तो आप पहले हाथों से मसल के निकाल लें उसमें से कांटे। बिल्कुल। देखो, पेरेंट्स 1000 चीज़ दूसरी चीज़ें मसल के खिलाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा,
अब ब्रेक की तरफ जाना है और सेगमेंट क्लोज करना है, तो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे? एंड में एज यूजुअल एक यही बात करूंगी कि फ़िश पे बात कर रहे हैं तो फ़िश के बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो अपना वेट लॉस करने के लिए, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अपने मसल्स को अच्छा करने के लिए, अपने टिश्यूज़ को हाइड्रेट करने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, तो ट्रस्ट मी, फ़िश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आज ही इसको खाएं और सब खाएं प्लीज़। सब खाएं और तरीके से खाएं Please. और इतना ज़्यादा भी ना खाएं कि बीमार हो जाएं, लेकिन इतनी कम भी ना खाएं कि ना ही खाएं। सो इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो हमें जॉइन करेंगे हमारी इंडस्ट्री के एक लिविंग लेजेंड, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ बहुत काम किया, एक ब्रिलियंट एक्टर, कॉमेडियन एंड होस्ट, अपना एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपकी अपनी बिजनेस भी है। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे और हमें एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर ज्वाइन करेंगी। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ म्यूज़िक और हल्ले गुल्ले से। हौले जी, आपका नाम कैसे लूं? रबिया जी, कैसी है मेरी प्यारी दोस्त? देखें, जिनका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं उनका खड़ा होकर इंट्रोडक्शन कराना बनता है। हमारे लिविंग लेजेंड्स में से बिल्कुल आज एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ है। हमने इनको बरामद कर लिया है कराची से अपने पास लाहौर सेंटर, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के एक, I would say one of the founding people, one of the most brilliant artists, कॉमेडियन भी हैं, बेहतरीन होस्ट भी हैं। वैसे तो आंखों से रिलेटेड अपना एक बिजनेस भी है, एक्टिंग वाला नहीं, वो कुछ और है, वो भी हम बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स इनको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। ही गॉट निगार अवार्ड्स, जो उस वक्त के हमारे मुल्क के लिए ऑस्कर के लेवल का एक स्टेटस रखते थे। अब लोगों को पता नहीं है सच अबाउट निगार अवार्ड्स, बट व्यूअर्स, निगार अवार्ड आपको मिल लिया तो आप माने गए इंडस्ट्री में। ये वो वाली बात ये होती मेरे थी। लिए ऑनर की बात है कि आज मैं इनके साथ बैठी हूँ। नहीं जान, आपको इसीलिए बुलाया कि कुछ हमें बाद लंदन रिटर्न टाइप कोई बंदा चाहिए। बाजी खैर है, तुसी ते आज लग रहा लंदन तो आए हो। हाँ, लंदन से आई। वेरी नाइस जान, बट खैर हमसे एरिया बाद में बात करेंगे। तुसी इत्थे आ जाओ। व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े एसेट का, एक ऐसी सीनियर पर्सनालिटी जिन्होंने कभी सीनियर होने का हम जूनियर्स पे रोब नहीं डाला। बहुत ही प्यारे, बहुत ही नफीस, बहुत ही ब्रिलियंट अयाज खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इजाजत। कैसे? अरे ना करें, ऐसा लग रहा है हम दरबार में बैठे हैं। देखें, हमारे लिए पीटीवी, आपको पता है, हमारे सीनियर्स जब आते हैं सेट पे तो वो फिर उन्हीं का दरबार होता है, और होना भी चाहिए। एटलीस्ट हम जब बड़े हुए तो यही बताया गया कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और बड़ा तो वो होता है जो काम में आपसे पहले से हो। हमारे यहाँ सीनियर का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले बताएं सर, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आता कि मैं जैसे ही आऊँगा मेरे लिए माही मतलब माही पत्नी उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं सर, गा रही है और आपको देख रही है, और मैंने हाँ, कहा, मैं मुसलसल देख रहा था। उधर तो की कर रहे हो फिर? मैं इधर उधर देख रहा था। बट मैंने जहाँ कहा, इल्जाम की बात आई तो इसने मुंह फेर लिया। हाँ, वो ये अच्छा किया, मुंह मोड़ के वो मुझसे खफा होके खड़े हैं। मैं उनसे इधर से नहीं, ये इनकी ऑनर में, ये इनकी ऑनर में था क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे मुझे पता चला कि सर आ रहे हैं तो मैं तो भागी। और आपको पता है ऑलवेज जुग्गन जब जी, भी हमने किसी सीनियर को ट्रिब्यूट पेश करना हो, रिस्पेक्ट देनी हो, रिगार्ड देनी हो, होता ये कि सर हम म्यूज़िक का तो सेगमेंट रखते हैं थोड़ा सा एक हल्ला गुल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो आते हैं सेट पे तो वो कहते हैं हम पे तवज्जो दो। और बात ये है कि सर जब एक सीनियर आ जाए सेट पे, जिस तरह घर पे अगर कोई छोटा बेबी आता है तो हर कोई उसके आगे पीछे होता है, उसी तरह जब घर का कोई बड़ा या बुजुर्ग आता है, नॉट अगेन हमारे काम में व्यूअर्स एज से आप बुजुर्ग नहीं बनते, आप सीनियर बनते हैं अपने काम बॉडी ऑफ वर्क से। एग्जैक्टली। और आपका जो एक मतलब एक ट्रजेक्ट्री है काम की, अगर हम बात करें तो सर बेशुमार ड्रामे, बेशुमार होस्टिंग के प्रोजेक्ट्स, आई मीन जांगलूस हो गया, तालीम बालगा, मतलब मुझे बोला नहीं जा रहा। हाँ जी, बुलबुले, आधा चेहरा, जी, स्टूडियो दहाई। कुछ तो नेगेटिव रोल भी मुझसे उन्होंने कहा आपका चेहरा जो है नेगेटिव है। आपका क्या ना करें सर, आपका चेहरा बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। कहा था, मगर वो अंदर से आप कैसे, ये नहीं मैं पता सर, लेकिन चेहरा नहीं, वो घर से इतला ले ली थी उन्होंने, घर से कंफर्म इतला ले लिया कि नेगेटिव हैं कि नहीं है। लेकिन जो सच्ची बात है,
सबसे मुश्किल काम आजकल जो है सबके लिए वो है कॉमेडी, लोगों को आजकल हंसाना। क्या सर, कॉमेडी इज द वो जिस तरह चार्ली चैपलिन ने भी कहा, कॉमेडी इज वेरी सीरियस बिजनेस। बहुत भाई बिल्कुल। और बड़ा हम यही कहते हैं कि कॉमेडी भी फिर हमको पीटीवी को ख्याल रखना होता है, क्योंकि पीटीवी की कॉमेडी आज तक उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो वहीं की वहीं है। और ठीक है, वो लाफ या जूमानी जुमले इस तरह की कोई कॉमेडी हमने की नहीं, तो हम तो जहाँ से सीखते हुए चले आए आज तक। लेकिन आज जो कॉमेडी है उसको हम अगर मिलाएं तो कोई कंपैरिजन सर नहीं आप है। देखें वेस्ट में भी हम लोगों को भी अगर कोई याद है कॉमेडी के शोज, तो वो ज़्यादातर कॉमेडी के कोई भी शोज याद है वो कॉमेडी के हैं। कॉमेडी जैसे के, कि हाँ। एवरीबडी लव्स लूसी, फ्रेंड्स, माइंड योर लैंग्वेज, साइनफेल्ड, माइंड योर your लैंग्वेज, language, हाँ। जो स्मैश हिट्स इंटरनेशनल लेवल पे हुए प्रोजेक्ट्स, वो कॉमेडी से रिलेटेड थे। बिकॉज व्यूअर्स, लोगों को हंसाना, साथ में उनको एंगेज करना, एक स्टोरी लाइन को लेके चलना, स्टोरी को भी डैमेज नहीं करना बट अपनी कॉमिक एलिमेंट को भी नहीं डैमेज, ये बहुत मुश्किल काम है। और बहुत छोटे में देखें, अब 50-50 में क्या होता था, 6 लाइनें होती थी। बिल्कुल। पहली लाइन, जी आप कौन, उससे जी फलां, आपने क्या, मतलब आप ये देखें कैरेक्टराइजेशन भी ऐसी होती थी या जिस तरह काम होता था, वो कॉमेडी आज भी लग रहा है आज के लिए कही गई है। बिल्कुल। ये है कमाल शायरी का। और कॉमेडी का ये होता है कि अगर आप जो कर रहे हो वो जो भी ज़माना आता जाए उसमें आपको उसी तरह का मजाक मिले, तो वो बस करते रहे। फिर मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है कि कैरेक्टर में जान पड़ जाती है कि अगर आप उसको टोन दे देते हैं, तो वो जब ज़ाहिर है कि वो उसके टोन देने से, जो मोइन अख्तर के साथ ज़ाहिर है हमने टूर भी किए, बहुत गए भी, तो वो भी मुझे कहते हैं आज तुम टोन्स बहुत बनाते हो, मतलब मेरे बाद अगर सबसे ज़्यादा टोन कोई बनाता है वो तुम बनाते हो। तो मैं वो अपनी टोन्स का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो हमने टीवी पे वैसे वन मैन शो, मुझे एक ज़ियाउल हक साहब के साथ मेरी एक तस्वीर दी, उसको देख के मुझे कॉम्प्लीमेंट कैसा दिया, अयाज भाई आप इतने पुराने हैं। मैंने कहा यार मैंने कहा ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन सर यहाँ पे कितने पुराने हैं वो तो अल्लाह का शुक्र है, गूगल की वजह से अब हमें सर्च करके पता चल जाता है। लेकिन इंसान जितना पुराना होता है, हीरा भी देखें, एक वक्त गुजरता है तो फिर वो हीरा बनता है, वो शुरू एज हीरा नहीं होता। डायमंड को अगर आप देखें, रूबी को देखें, एमरल्ड को देखें, सैफायर्स को देखेंगे, वो 4 सबसे महंगे स्टोन्स जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं। देन व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो जितना आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती है और उतनी ऊंची पोस्ट पे आप होते हैं। मीडिया की फील्ड ये कैसी फील्ड है कि जैसे जैसे बंदा सीनियर होना शुरू हो जाता है, हाँ हर बंदा उनको बुलाता ज़रूर है, उनकी विजिबिलिटी ज़रूर चाहता है कि वो आएंगे तो हमारे वो हो जाएंगे, लेकिन अवार्ड शोज़ में हमें अब सीनियर्स कहीं नहीं नज़र आते, जबकि इंडस्ट्री पहुंची ही यहाँ पे सीनियर्स की वजह से है। बिल्कुल सही है, अच्छा, बिल्कुल सही। दूसरी बात, पैसों की जब बात आती है तो जो हीरोइन 6 साल पहले या 8 साल थोड़ी पहले इस्टेब्लिश हुई है, वो सबसे ज़्यादा पैसे लेके जा रही है और सीनियर्स के लिए ऑलमोस्ट नो बजट रखा होता है। मैं आज आपसे बड़ी सीधी और ब्लंट बात करना चाहती हूँ, ये क्या कहानी है, ये कैसी इंडस्ट्री है? देखें, वो हमने हालांकि भी स्टार्ट में कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन बात ये है सर सोने को यहाँ बेचने जाओ तो character- हाँ, आजकल तो वही- 30,000 आप रुपए देखें का ना, एक तोला है, पहले ये होता था कि कुछ 3 जो लाख का, सॉरी लिखा जाए, हाँ देखें ना, हमने लिखा जाए तब भी कैरेक्टर बाकायदा लिखे जाते थे। अब जैसे तलत भाई को अगर कोई सोच के लिखेगा तो तलत भाई को लिखेगा, लेकिन वक्त के साथ लोग आए, नए नए लोग भी आए, अच्छे आए, ये हम नहीं कह रहे, और इतने चैनल भी आ गए, लेकिन जो लोग पायनियर हैं या जिन लोगों ने काम को अलिफ से शुरू किया, यहाँ तो लोगों को ना ट्रेन में आधा सफ़र गुजर गया, उनको अचानक चैनल मिला और वो बूस्टअप हो गया। लेकिन हम आज जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, और फिर 3 कैमरे, जो पीटीवी की रिकॉर्डिंग्स होती थी, 3 कैमरे ज़्यादा मुश्किल था। स्क्रिप्ट बताएं आपको पूरा याद करना होता था, अगर हमसे मिस होता हमें दोबारा करना होता था। आज सारी रिकॉर्डिंग सिंगल कैमरा होती है। लेकिन अगर हम रिएक्शन पे, कॉमेडी की लिखने पे बात करें तो आज भी जो हमारी कॉमेडी है उसमें और आज के में फ़र्क है। और जो सोशल मीडिया पर अगर हम बात करें तो उसमें तो खैर वो तो सिलसिला ही बड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये जो आपने बात की है सीनियरिटी वाली बात है, इसका एहसास बहुत से सीनियर आर्टिस्टों का है कि सिर्फ ये बाप बन सकते हैं, हालांकि नॉर्मली वो बाप नहीं बन सकते इस उम्र में, लेकिन ड्रामे में उनको फिर बाप बना देते हैं।
तो अब बात यह है कि ये कैरेक्टर्स का मिलना सर और फिर 45-50 पे जाके तो कहीं बंदा एक्टिंग प्रॉपर सीखता है। सीखता है। बाहर के मुल्क में आप मेरिल स्ट्रीप को देख लें, अपनी किसी भी आर्टिस्ट को देख लें, इवन एंजेलिना जोली को देख लें, सबसे ज़्यादा बेहतरीन बॉडी ऑफ वर्क एंजेलिना जोली ने 40 के बाद किया। अब यहाँ पे जैसे ही बंदा 40-45 का हो जाता है, सडनली उसको बाप के रोल में डाल देते हैं, और फिर वो एक रोल कर लिया बाप का या माँ का, टैग लग तो आपका करियर खत्म। मुझे पिछले दिनों एक ऐसे बंदे की माँ बनने का रोल का ऑफर किया जिनकी अम्मी को मैं खाला बुलाती हूँ। अरे अब आई एम नॉट टू टेक द नेम, बट मैं बेहोश, मैं आपको ब्रेक पे बताऊंगी, हर बात ऑनर वाली नहीं होती, हमारा वो वाला फॉर्मेट नहीं है यार। सर आपको पता है हम लोग पीटीवी पे अपने डिकोरम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऑफर किया, मैं हक्का बक्का, मैंने कहा आपको पता है कि वो मेरे से सिर्फ 5 साल उम्र में छोटा है। हाँ जी, बट वो बड़ी यंग उम्र पे माँ बन जाती है। मैंने कहा मैं 5 साल की उम्र पे इसकी माँ बनी थी। मैं कहा आप पागल तो नहीं है, कोई बायोलॉजी भी कोई चीज होती है? नहीं नहीं, असल में ना मैडम हम ना यंग माँ चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी पुत्र, वो एक बारी मैं यंग माँ बनना है, और बाद फिर मैनू अपने से भी सीनियर आर्टिस्ट के आपने अम्मा बना देना। और यही किया बहुत सी खवातीन और मर्द हजरात के साथ। वो शुरू के सर आपने अपने एज ग्रुप वालों का बाप बने होंगे शुरू में। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं ये भी बताऊँ, स्क्रिप्ट में शुरू में 5 में आपको बता दें कि आपका ये रोल है, पहले में आप यूं हैं, सेकंड में ये, तो आप भी ये समझ रही हैं स्टोरी तो पूरी है, स्क्रिप्ट पूरा नहीं आया। बाद में आप खुद हैरान है कि आप जो हैं आप मजीद बूढ़ी दिखा रहे हैं, उसको वहीं का वहीं दिखा रहे हैं। तो वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर हम कैरेक्टरों को दें, अच्छा हमें, आपने ज़ाहिर है आप लोगों के फेस जो लड़कियों के होते हैं ना, वो हीरोइन में ज़्यादा फिट है, वो हीरोइन में रह सकते हैं अगर अपने आप को मेनटेन रखें। हम लोगों का ये कि हमें कैरेक्टर्स में हम बनाना होता है। हमें अगर हमें कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसमें हमें कॉमेडी में भी कैरेक्टर बनाना पड़ता है। तो लेकिन वो तो हमारे पास तो मल्टीपल टैलेंट है। अब इस स्टेज पे हूँ लाइफ के जहाँ पे मैं हीरोइन के रोल्स नहीं कर रही, आई एम प्लेइंग कैरेक्टर्स, बट हीरोइन और उसकी बहन और अम्मा में बहुत बीच का कुछ फर्क भी है, जनरेशन गैप है, पूरा जनरेशन का गैप है। अब आई कैन ऑल्सो प्ले मोहल्ले की मसले खड़े करने वाली खातून, जो शायद मेन लीड पे नहीं है लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसमें टोन है, डायरेक्ट कैरेक्टर है, बिल्कुल है। जो सर मैं तो खुद आपके सामने एज एन आर्टिस्ट बैठी हुई हूँ, हीरोइन से मैंने भी स्टार्ट लिया था, लेकिन एक बात आता है रबिया, देखो एक पॉइंट आता है जहाँ पे इंसान को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो, लेकिन कोई आपके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता। सर मेरा गिला है आपसे ये कि आपने बहुत यंग एज पे बहुत सीनियर रोल्स करने शुरू कर दिए, मुझे ये आपसे गिला है। आप सही कह रही हैं, लेकिन वो उसमें देखे मैं आपको और सीमी पाशा से भी मुझे यही गिला है। सीमी जी, हाँ सीमी हाँ। मैंने उनसे जब शुरू में उन्होंने मेरी माँ का रोल प्ले करी थी तो मैंने कहा सीमी जी आप मेरे से उम्र में इतनी बड़ी नहीं है, व्हाई आर यू प्लेइंग माय मदर। मुझे ये बात बड़ी ऑड लगी। अच्छा ऑड देखें, अगर आप एक दफ़ा देख लें ऑड, जब कमेंट्स लोगों के आते हैं ना, अब तो मुसीबत है सोशल मीडिया, इसमें उसमें लोग सारे हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपकी फेवर वाले भी होते हैं, उससे ज़्यादा हम ज़्यादा फिर फील करते हैं कि भाई ये तो मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मैं भी ये भी। और हमारे पास जो हम पीटीवी के जो सीखे हुए लोग हैं ना, हम उनसे बहुत आगे हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं। वो हमें एडमिट अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ में डालने की कोशिश कर, लेकिन सीखता भी तो है, नया आदमी सीखता भी तो है। बिकॉज देखें ऐसा आपने बहुत ब्रिलियंट एक्टिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, कॉमेडी, क्योंकि मैं एक्टिंग और कॉमेडी को इससे सेपरेट करती हूँ, कॉमेडी एक पूरा जिन है इन इटसेल्फ, ये तीनों एरियाज कवर किए। बट आपने अपनी एक बिजनेस भी साथ साथ चलाई, फिर बीच में तारिक अजीज साहब के शो को भी आपने बीच में कुछ लकीली वो क्या हुआ वो था? लकीली हुआ ये था कि कराची यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, तो उसके प्रोड्यूसर आरिफ राना थे तारिक साहब के, तो वो वहाँ पे तारिक साहब ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अयाज मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें सुना, तुमने कमाल कर दिया और तुमने इतनी अच्छी सिंगर की जो मिमिक्री की है, तो मैं 4-5 की मिमिक्री तुमने करनी है और हमने उनको जो बूझेगा उसको इनाम देंगे। ठीक है, खैर अब वो हमने तो शो किया ही किया, लेकिन उस शो में जब तारिक भाई की मैंने उनकी आवाज़ बनाई तो मेरा तो अगले दिन ही, और पीटीवी चैनल तो सिर्फ वही था, वो मुझे फिर हर जगह लोग कहें कि यार वो तारिक साहब की, फिर मोइन भाई भी करते थे। तो होता ये कि अगर लेजेंड जो हैं, उन लेजेंड को अगर हम उनकी कॉपी करते हैं तो वो और हमारे लिए कमाल होता है और वो लोगों की याद रहता है। बट फर्क ये है कि व्यूअर्स उस वक्त मिमिक्री की जाती थी लेकिन रिस्पेक्ट को नहीं विथ रिस्पेक्ट इफेक्ट किया जाता। आजकल जिस किस्म की मिमिक्री और जिस किस्म का मामला चल रहा है, कुछ लोग हैं जिस तरह आकाशा बड़ा अच्छा करती है, कुछ और लोग हैं, बट जनरली बहुत अफसोस होता है व्यूअर्स के, देखें जिसकी भी मिमिक्री चाहे अपने से छोटी उम्र की भी कर रहे हैं,
रिस्पेक्ट के एलिमेंट से बाहर ना निकले। यहाँ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी पीटीवी के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज क्या है सर वो डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद रबिया तू तो है ही हमारे साथ लेकिन कुछ सुनेंगे भी आपसे, ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। और हाँ, किचन में भी नजर डालिए और किचन में भी जल्दी से नजर डाल। जी हाँ मैम, क्या सिचुएशन है किचन में? फिंगर फिश रेडी है विद फ्राइज और इमली और पुदीने की चटनी के साथ हमने इसको सर्व कर दिया है। एब्सोल्युटली ऑसम, थैंक यू Thank सो you. मच मैम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीटीवी की सबसे खूबसूरत मेमोरीज अयाज साहब की डिस्कस करेंगे। Welcome back from the break, viewers. The absolutely brilliant, the incomparable अयाज खान हमारे साथ हैं, हमारे लिविंग लेजेंड, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट जिन्होंने हर कैपेसिटी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वेदर इट्स एज एन एक्टर, वेदर इट्स प्योरली एज अ कमेडियन, वेदर इट्स एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, वेदर इट्स एज एन एंकर पर्सन, एंड देन ऑफ कोर्स अपना बिजनेस भी साथ साथ चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आई हैव टेकन आफ्टर एनीवन तो वो अयाज साहब है, क्योंकि मुझे भी 70 काम साथ करने का शौक़ है। वैसे तो रबिया भी बाज नहीं आती, लेकिन खैर मैडम आप सेट हैं? ओके set. आप सेट ही रहें, आप सेट ना होना, क्योंकि अब अयाज साहब हमें बताएंगे अपनी पीटीवी की सबसे प्यारी यादें। देखिए, पीटीवी की सबसे पहली बात तो ये था कि जो पहला प्रोग्राम मैंने किया तो मैं वाज यंग, तो फिर उसमें तो आप ये समझ लें कि मैं सिंधी भी थोड़ी मुझे आती है, पंजाबी भी बोल लेता हूँ। तो पहला मैंने सिंधी में कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स किए थे, तो वो साउंड इफ़ेक्ट्स मैंने किए, वो हिट हो गए। तो टीवी से मशहूर होना तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। अच्छा, उसी दौरान में इस्लामाबाद में मेरी जॉब हुई। एंड याद रखें ये वो वक्त है व्यूअर्स जब पीटीवी ही था। अगर एनटीएम अगर इस तरह के कुछ इक्का दुक्का पॉपअप करी थी चीजें तो था पीटीवी। पीटीवी पे आने का मतलब होता था कि आप हिट हैं। अगर आप पीटीवी पे टैप 3 सेकंड के लिए आपकी शक्ल नजर आई है, सर्टिफाइड, हाँ, वो बेसिकली स्टैंप था कि ये बंदा ठीक है। ट्रू। अब मैं यहाँ नहीं, मेरी बंदा ठीक है कि नहीं, वो एक्टर ठीक है कम से इसकी कम गारंटी तो घर वाले देंगे। अब मैं खैर घर वाले कहाँ देते हैं गारंटी, वो वारंटी देते हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं वहाँ पे इस्लामाबाद मेरी जॉब पोस्टिंग हो गई थी, मैं इंजीनियरिंग में ज़ाहिर था, वहाँ कलियाँ प्रोग्राम चल रहा था। तो मैंने वो कलियाँ में जो उसके जो बुशरा थी, बुशरा के नाम से कोई थी प्रोड्यूसर, मैंने उनको कहा मैं ये आपकी जो मिमिक्री है उसमें से 1-2 कर सकता हूँ, आप मुझे इसमें रख लें। तो मैंने 6 प्रोग्राम किए, उसमें 2 आवाज़ें सिर्फ मैंने निकाली, लेकिन मैंने उनको सुनाई नो नी पो कालो जो करना पापा छे आने पा, ये 4-5 मैंने ये आवाज़ें निकाली। उसके बाद मैं वहाँ से मेरा पोस्टिंग आ गई, मैं कराची आ गया। कराची जो आया उसमें एक बच्चों के प्रोग्राम में उन्होंने गलती क्या कर ली, उन्होंने कह दिया कि जी ये वो हैं जो वहाँ पर कलियाँ की आवाज़ें निकालते हैं। अब बच्चे, अच्छा पीछे से मैं आप बोल रहा हूँ, फिर वो ने कहा हाँ ये तो नोनी पा है, ये नोनी पा वो है। अब ये जो 4-5 आवाज़ें नहीं जो गया तो बच्चे पागल हो गए। अब मैंने जब बैठ के मैंने कहा नहीं जी मैं सिर्फ इसमें से 3 आवाज़ें निकालता था, और तो वो उन्होंने अगले हफ्ते प्रोग्राम किया कलियाँ वालों ने, उन्होंने कहा उनका अब इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये सारी आवाज़ें हमारे बंदे निकालते हैं जिनको हम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। तो मेरे लिए फिर बहरहाल मैं इतने से टीवी पे आने की वजह से कराची में जो बट शो आपने हमेशा यही किया है। अब बुलबुले देखे उसमें एक आपने वो शेर एक खान का एपिसोड के लिए मैं आया था। वो जो कहते हैं ना कि बॉस एक आप कर जाए हमारे लिए अयाज बड़ा, भाई, एक आप हमारे लिए बड़ा ऑनर होगा, एक आपका भी हिस्सा डल जाएगा। उनको क्या पता था कि शेर खान और ने मुझे क्या तो गले ही पता- पड़ जाते देखिए, वैसे जो ना देखिए वैसे तो आप शादियां नहीं कर सकते ना इकट्ठी, यूं ही आप अगर कैरेक्टर में चलें थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। बीवी भी देख रही होगी कि अब उसमें उन्होंने कहा शेर खान है जिसकी 3 बीवियां हैं। मैं सच अब वो 3 बीवियों के साथ जो मेरा फिर रोल था वो इतना हिट हुआ कि आज तक वो समझे कभी शादियां होती हैं और कभी कभी मुझसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हमारा पैसा बहुत हमारे पास जमा हो गया है, अभी हम क्या करें, कहने आप कराची आ जाएं। यार मगर हम पैसा के लिए हमने 4 पहाड़ बेच दिया, कहना पहाड़ का क्या है दोबारा निकल जाएगा। तो वो हम फिर इस तरह से वो इतना हिट हो गया। तो ये भी मैं बताऊं, लेकिन मैं फिर वही सर्टिफिकेशन सर दूंगा। देखिए बहुत से लोग सिंगल चीज के लिए जाते हैं और सिंगल ही करके आते हैं, थोड़ा सा शो को बूस्ट मिल जाता है और बंदा कहता है हाँ, वाह। हाँ। लेकिन बात ये है कि इस मामले में माशाल्लाह
देखिए एक्टिंग सभी ऑलमोस्ट सारे ही कर लेते हैं आजकल, तो करवा लेते हैं लोग। आप जहाँ जाते हैं दूसरों की रोजी रोटी पे लात मार देते हैं। मैं तो अनवर मकसूद साहब को आप देख लें बिल्कुल कि अनवर भाई ने भी जब स्क्रिप्ट लिखा था और हम लोग सिडनी वगैरह में शो करने गए थे, तो उसमें भी ये हो रहा था कि झगड़ा हो रहा था। मोइन भाई तो खैर अपने रोल कर रहे थे, लेकिन वो पठान की एक नज्म थी, गुलों में भंग भरे हम वतन हाँ के जी। पार चले, हाँ जी। अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। तो वो उन्होंने कहा नहीं, ये अयाज से अच्छी कोई नहीं पढ़ पाएगा और कर नहीं पाएगा। फिर वो अनवर भाई तो फिर मुझे और लिख के उन्होंने था वो सब ये देते थे। तो मैं ये वाकई समझता हूँ कि कुछ लोग, किस्मत मेरी इस मामले में बहुत अच्छी रही। हमने रियाद में शो किया, एम्बेसी में शो किया था, उसमें पठान जमा हो गए, उन्होंने पठान। लेकिन कोयटा में एक शो मैंने किया, कोयटा में मैं शो किया, पठान के मैंने जोक सुनाए। सब अब मुझे देखे तारीफ भी कर रहे हैं, तनबीह भी कर रहे हैं कि अयाज खान साहब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया आपने, कमाल कर दिया आपने, लेकिन पठानों के जोक्स थोड़ा आराम से। मतलब पूरा सुन के थोड़ा आराम से, नहीं, आराम से को भी कहा है कि मतलब इजी हो जाए आप। तो वो बहरहाल मगर उतने ही प्यार करते हैं सारी टोन। लेकिन सर इसके साथ जॉब क्यों की? नहीं, जॉब के साथ ये इसलिए कि मैंने एनडीसी इंजीनियरिंग की, पहले इंजीनियरिंग के बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रहा। बिल्कुल। वो जॉब 32 साल की, फिर मैं रिटायर हो सर गया फिर वहाँ से। आइस का भी तो आपका काम। उसके बाद ऑप्टिकल बिजनेस भी उसी दौरान मैंने अपना इमेज बना लिया, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैंने कहा इमेज आप बना लें फिर वो चलता रहता है। लेकिन मेरे बाद फिर जुनैद जमशेद ने खोला, उसके बाद हुमायूं सईद ने खोला, सारे आर्टिस्टों ने, सब ने कहा यार ये तो उसको साइड में एक बिजनेस रखना चाहिए, उसका फ़ायदा हमें है। नो डाउट आप भी कोई बिजनेस आप शुरू करती हैं, आप जब अपने नाम से शुरू करेंगे ना तो सबको बस ये रहेगा अच्छा वो, उसके वजह से मुझे बहुत फ़ायदा भी रहा। तो उसमें कोई नहीं, अगर आपके पास इतने टैलेंट है और अपने टैलेंट को और अपनी एजुकेशन है, तो हमारी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं हमको, तो उसमें मैं फिर वैसे आजकल आपकी एक्चुअली बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थी सर। एक जिस वक्त पे आपने ये शुरू किया उस वक्त बंदा एक ही काम करता था, वो या आप एक्टिंग करो या आप जॉब हाँ, करो। बस। आज दुनिया बदल गई है। आप जैसे लोगों ने एक रास्ता दिखाया कि भाई ड्यूअल इनकम हो जाए या ट्रिपल इनकम हो जाए। होता ही है कि व्यूअर्स ये काम ये हवाई रोजी है। इवन एज अ मॉर्निंग शो होस्ट, माशाल्लाह 18 साल 20 साल हो गए मुझे मॉर्निंग शोज होस्ट करते हुए। पीटीवी पे मैंने 15 साल तो 100% दिए। अब कल को अगर मूड चेंज हो जाए और वो कहें कि जी अब हमें नहीं ज़रूरत जुगन की, थैंक यू आपके साथ बड़ा एक्सपीरियंस है, खुदा हाफिज़, बंदा क्या कर सकता है? अपने काम को तो एटलीस्ट बंदा चलाता रहता है। वो नहीं करता, आप कोई और चीज़ ट्राई कर लेते हैं। सो साथ साथ बिजनेस लेके चलना, आई एग्री विद यू 100%। नहीं बिल्कुल। और बात ये देखें ना, आप एक्टिंग, आप सिर्फ कंपेयरिंग नहीं कर रहे ना, आप एक्टिंग भी करती हैं। एक्टिंग क्यों करती हैं? कि एक्टिंग आती है। बात ये है कि कैमरा फेस करना कोई आसान नहीं है। बहुत लोग मुझे कहते हैं, एक साहब आए उससे करें याज भाई मुझे आप कोई ड्रामे में लगवा देंगे। मैंने कहा आप कुछ कर लेंगे? जी। मैंने कहा आप मुझे बताएं, आप सो रहे हैं, अचानक आप डर के उठे, तो मैं सोने के एक्टर कहा उसको, मैंने कहा वो कुर्सी पे बैठ के सोएगा, वो ज़मीन पे लेट गया। ज़मीन पे लेट के यूँ कर लिया उसने। अरे मैं कहा खड़े हो जाओ बेटा, कुर्सी पे जेस्चर दो, मुझे ये थोड़ी कि तुम सो जाओ मैं तुम पे चादर डाल दूँ। तो खैर वो पक्की चादर ही ना डाल दे। तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा बेचारे शौक में बहुत से लोग, तो उसमें अब शौक में मैं वो कॉमेडी में को ज़रूर लेके जाऊंगा टिकटॉक तक, कि जो टिकटॉक और कॉमेडी को जो मिलाते हैं लिपसिंग करके जो वो बड़ा कॉमेडी, मज़े ये मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। वो मैं कहा नहीं यार छोड़ दे यार, स्क्रिप्ट है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। और आप बात स्क्रिप्ट ये है कि करें। सर देखें, शायद हम लोग भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा देखें जिसमें हमें किसी की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी और हम उसको मिमिक कर वो पाए। करें। मिमिक नहीं बट मिमिक्री में और एक्चुअली परफॉर्म करने में, जहां आपके सामने बिल्कुल एक नई स्क्रिप्ट रखी गई है, अब ये करके दिखाएं, सैड हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, ये सारी चीजें तो करनी होती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, खाना देखिए लाहौर आए हुए हैं तो खानों का भी कुछ बता दें। बिल्कुल जी, पाए मैं खा चुका, उसके बाद अभी मछली, वो भी मैंने फिश, वो अभी आपके तो प्रोग्राम में वो फिश की और डिटेल बता रही थी और फ्राइड बहुत फिश भी अच्छी बनाई बता है रही थी, हमने। पानी आ रहा था मेरे मुंह में, बल्कि मेरे क्या सबके आ रहा होगा जब देख रहे थे। तो वो अब ये जब तक मैं हूँ, मैं 2 तारीख तक हूँ, ठीक है। लेकिन कोई दिन नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ खाते रहूँ। क्योंकि अच्छा, यहाँ निहारी लाहौर की या कराची की? नहीं, मुझे तो नहीं, कराची की निहारी है, लेकिन यहाँ 2 अभी कुछ नाम सुने मैंने, चले ठीक है। उनमें से किसी एक जगह जाना है। दूसरी बात, जी, बिरयानी लाहौर की या कराची की? बिरयानी नहीं, कराची की मैंने, यहाँ की नहीं। नहीं अयाज आप भाई! बताएं ना, आप बताएं मुझे। बस मैं अयाज भाई, बस। जाने वाला मैं, बस अयाज भाई, मैं बस। जाऊंगा, बस मैं अयाज उनकी भाई। कमर्शियल कर दूंगा फ्री में।
आप सिर्फ जगह बताएं मुझे कहाँ कोई पहुँचना तो है। कराची वाला कहे कि हमारा खाना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, जाते जाते अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये पैगाम दूंगा कि देखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़ात से कोशिश करें कि जब तक ज़िंदा हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, और अपने दाएं बाएं कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देख लें जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, लेकिन वो किसी से मांग नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, लेकिन हमें नहीं पता उसके बदले में हमें अल्लाह क्या कुछ देगा। आज मैं अपने मल्टीपल प्रोफेशन की वजह से कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर कामयाबी है, मेरी कामयाबी के पीछे ऐसे बहुत से काम हैं जो हम सबको करना चाहिए। अपनी जो जो हमारे हम कर सकते हैं जितना, ये बहुत ज़रूरी है। यही मेरा सबसे बड़ा मैसेज है। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी बीवियों से डरते रहिए। सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बीवी अपने शौहरों से बिल्कुल मत डरें, ये मेरा पैगाम है। ये बिल्कुल भी ना डरिए, बल्कि डराती रहिए। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे।